लखनऊ में दरोगा पर जानलेवा हमला किया गया। अबरार, इमरान, अतीक, आसिफ, नसीम समेत 24 लोगों ने नगर निगम की टीम पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी। लेकिन वो भूल गए कि योगी के यूपी में बेटी, व्यापारी और पुलिस पर अटैक वो रेड लाइन है जिसे पार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता। पुलिस टीम पर जंजीर से अटैक करने वालों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। बाकियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ रेड डाली जा रही है। लखनऊ में जिस जगह पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया था, वहां फिर से टीम पहुंची। एक्शन हुआ और पहले से और जबरदस्त हुआ। पुलिस बीच सड़क पर दारोगा का गला दबाया। पुलिस अधिकारी को जान से मारने की कोशिश की। गद्दी गैंग ने दारोगा पर लोहे की जंजीर से हमला किया। अपराधियों ने दारोगा को जंजीर से बांधकर पीटा। जिस वक्त लड़का दारोगा का गला दबा रहा था, वहां एक महिला भी मौजूद थी। उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी जिससे दारोगा के सिर पर हमला किया गया। जंजीर से सिर पर हमले की वजह से दारोगा लहूलुहान हो गया है। खुशबुन, आफरीन, अबरार, इमरान और सालून समेत करीब 25 लोगों की भीड़ ने नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम को घेरकर लाठी डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से हमला कर दिया। कई सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया। पथराव में 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल भी घायल हो गए। 16 अगस्त को लखनऊ के पारा इलाके के बादल खेड़ा बुद्धेश्वर में नगर निगम की टीम पुलिस के साथ अवैध डेयरी हटाने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने लाठी डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से पुलिस और नगर निगम की टीम पर अटैक किया। योगी की पुलिस पर हमला हुआ तो अपराधियों का हिसाब भी तुरंत शुरू हो गया। पुलिस ने मौके से खुशबुन और आफरीन नाम की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। खुशबुन के पास से घटना में इस्तेमाल लोहे की जंजीर बरामद हुई। पुलिस पर हमले के मामले में कुल 24 लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, हत्या का प्रयास, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी ज़मीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया, बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया। और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहाँ पे रखी गई थी, उनको वहाँ से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। हमले और भारी विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके से 18 भैंसों को पकड़ लिया।
जिन लोगों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप है उनके नाम भी सुनिए। नामजद आरोपियों में अबरार और भूरे, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आसिफ, नसीम उर्फ जाली मुल्ला, रानू, जीशान और नफीस समेत दूसरे आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10 से 12 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। लखनऊ में योगी की पुलिस किसी गुंडे या माफिया को नहीं, भैंस पकड़ने निकली है। नगर निगम की कैटल कैचर टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी पारा इलाके में पहुंची। सभी जवानों ने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा ली। सबसे पहले तिकोनिया, गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार में नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्स ने कार्रवाई की। यहां के करीब 10 घरों और डेयरियों से भैंसों को बाहर निकाला। इन मोहल्लों में कार्रवाई के बाद टीम हैदर कैनाल के पास कुल्हर कट्टा रोड की तरफ गई। वहां पर डिप्टी खेड़ा में भैंसों को पकड़ा गया। यहां पर महिलाओं और नगर निगम टीम के कर्मचारियों के बीच झड़प हुई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विरोध चल नहीं सका। पुलिस एक्शन से बचने के लिए अवैध रूप से डेयरी चलाने वालों ने भैंसों को घरों के अंदर छिपा लिया था, लेकिन नगर निगम की टीम घरों के अंदर जाकर भैंसों को खूंटे से खोल दिया और कैटल कैचर में चढ़ाया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम थे कि 2 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वालों ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। लखनऊ शहर में अवैध तरह से भैंस और गाय पालने के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत पारा में नगर निगम की टीम और पुलिस वाले पर हमला हो गया। अब इस मामले में एफआईआर हो गई है। आज भी ये ड्राइव चल रही है। हमारे साथ नगर निगम के डॉक्टर मौजूद हैं। ये किस तरह की ड्राइव है और क्या मकसद है इसका? ये मैडम, ये हम लोग नगर निगम का अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पारा क्षेत्र अंतर्गत समस्त डेयरियों को हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। और अभी तक हम लोग यहाँ से लगभग 170 के आसपास भैंसे पकड़ा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, जो पारा में हुआ वो क्या हुआ, थोड़ा बयान? पारा में भी इसके पहले भी 16 तारीख को हमारे अभियान चल रहा था अवैध डेयरी का। उसी दौरान लगभग 200 के आसपास पशुपालकों ने हम लोग को आके घेरा और हम लोग की गाड़ियों पे पथराव किया, पत्थरबाजी की और कई इसमें हमारे साथियों को भी चोट लगी और इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी थोड़ी सी चोट लगी थी और सर्वर भी उनका फोड़ा गया था। तब पुलिस संख्या की बल कम थी। आज पूरे पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी के साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पर अवैध डेयरी को हटाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नगर निगम की टीम लखनऊ में भैंसों को क्यों पकड़ रही है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसे अब दूषण कारक पशु की कैटेगरी में रखा गया है। अधिक से अधिक 2 गायों को ही लीगल लाइसेंस के तहत पालने की इजाजत है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर पर हमला कर अपराधियों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नजीर बनाया जाएगा जिससे कोई दोबारा ऐसी हिमाकत करने की जरूरत न करे। साथ ही अवैध तरीके से भैंस पालने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी है, चाहे पुलिस हो चाहे नगर निगम हो, उनको जो आदेश दिया गया है उस पर उनको काम करना है। अब आप सामूहिक गिरोह बना करके हमला करेंगे जो अनुचित है। नगर निगम के मेरे कर्मचारियों पे भी हमला किया गया है। 8-10 लोगों पे चोटें आई हैं और 2-3 पुलिस के जवान थे और एक इंस्पेक्टर को तो बुरी तरीके से मारा, यहाँ तक कि उसका गला दबाया गया था। तो ये जो उन्होंने किया है ये गलत किया है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और लखनऊ में एक नज़ीर पेश करना चाहिए कि अगर आप सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाओगे तो सरकार भी कानूनी कार्रवाई मजबूती से करेगी। यूपी में कोई भी हो, अपराधी हो या सरकारी कर्मचारी, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करता है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होता है। योगी सरकार में किस तरह तुरंत फैसले लिए जाते हैं, कैसे पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाता है, उसका एक सैंपल गोरखपुर से सामने आया।
जहां एक महिला अपनी फरियाद लेकर योगी के जनता दरबार में पहुंची और योगी ने तुरंत फैसला सुना दिया। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ से बलरामपुर में बोलो। यूपी के धार्मिक त्योहारों में विवाद, बेटियों और व्यापारियों के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। पिछले 9 साल में संगठित माफिया गिरोह मिट्टी में मिल गया है। यूपी में 2017 के बाद से औसतन 5 एनकाउंटर रोज होते हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर क्राइम वाली खबरों की टाइमलाइन घूम रही है। 2027 से पहले अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ नया नैरेटिव तैयार करने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने जब से पीडीए के पी का मतलब पंडित बताया है, समाजवादी पार्टी के नेता ब्राह्मण बचाओ के पोस्टर लेकर घूमने लगे हैं। समाजवादी पार्टी छात्र विंग ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों के सम्मान की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की यूपी याद दिला दी, जब दंगा, कर्फ्यू और अपराध यूपी की पहचान बन गए थे। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर योगी का फेवरेट सब्जेक्ट है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हर संबोधन में जनता के बीच जाकर 2017 से पहले का माफिया राज की याद दिलाते हैं, बताते हैं कि बीजेपी सरकार के पहले कैसे यूपी का विकास सिर्फ सफाई के विकास तक सिमट गया था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। अखिलेश यादव 27 की लड़ाई जातियों में बांटकर जीतना चाहते हैं, लेकिन योगी जातियों को जोड़ रहे हैं, यूपी के डेवलपमेंट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में यूपी के रहने वालों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आपको बताते हैं। 2016 से 2017 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए सालाना थी। 2025-26 में ये बढ़कर 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई, यानी लोगों की आमदनी में 2.5 गुना का इजाफा हुआ। इसलिए योगी यूपी के लोगों को याद दिलाते हैं कि 2017 से पहले किस तरह आम आदमी का पैसा लूटकर विदेशों में भेजा जाता था। अगर 27 में समाजवादी पार्टी आई तो फिर से वही लूट शुरू हो जाएगी। लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे
क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था। वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। का एक और फ्रंट अब खुल गया है। रांची में अब नौकरी से हटाओ के बाद नौकरी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया है। रांची में सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों कर्मचारी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ रांची के जंतर मंतर पर छात्र अब भी डटे हुए हैं। रांची में करीब 20 घंटे पहले सीजीएल को रद्द करने का ऐलान होता है, लेकिन छात्रों का अनशन और आंदोलन दोनों जारी रहते हैं। रांची में अब छात्र और सरकार के बीच बात सिर्फ 1% पर फंसी हुई है। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी हमारे आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग सीबीआई जांच पे अड़िग हैं बिल्कुल, और जो भी निर्णय होगा वो कोर समिति के निर्णय के द्वारा, सामूहिकता के निर्णय के द्वारा लिया जाएगा। रांची में छात्रों ने सीएम सोरेन को झुका दिया है, लेकिन रांची के जंतर मंतर पर आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि तंबू तभी उठेगा जब सरकार से लिखित में मिलेगा, जब पेपर रद्द करने का सरकारी पर्चा आएगा। छात्र जिस पर्चे की डिमांड कर रहे हैं उसी पर्चे पर एक और तंबू की तैयारी तेज हो गई है। रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ 2000 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। आपकी सीआईडी ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश रांची में जिस प्रोजेक्ट भवन के बाहर सीएम सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, उस प्रोजेक्ट भवन में हजारों कर्मचारी आधी रात में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। जबरदस्त हंगामा और बवाल हुआ। रांची में कर्मचारियों ने अभी तंबू नहीं लगाया है, अभी आंदोलन का कोई मंच नहीं सजा है, लेकिन बारिश के बीच भी कर्मचारी सड़क पर डटे हुए हैं। कोई बारिश में रेन कोट पहनकर आया था, कोई छतरी लेकर आया था, कोई रांची से आया था, कोई धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह से आया था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी नियुक्तियां हो गई थी। तकरीबन 2000 छात्र हैं ये लोग, जिनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है और इनके मन में ये सवाल है कि आखिरकार इनकी क्या गलती है, इनकी नौकरी का आगे क्या होगा। ऐसे काफी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार ने फैसला लिया है सीजीएल को रद्द करने का और नियुक्तियों को रद्द करने का, उससे आप लोगों की नौकरी पर भी खतरा आ गया? नौकरी में तो सीजीएल डायरेक्ट रद्द ही कर दिया, तो नौकरी में खतरा, नौकरी बचा ही नहीं। नौकरी भी खत्म। हम लोग को सिर्फ एक ही उपाय है कोर्ट में जाने के लिए। अब कोर्ट में ही से जाके जो भी उपाय है, हम लोग तो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, हम लोग मेरिट के बेसिस से आए थे। आपको जो जांच करना था जांच के करते, जो दोषी पाया जाता उनको हटाते। आप तो एक तरफा न्याय नहीं न कर सकते हैं कि जन आंदोलन देके तो पूरी प्रक्रिया को आप रद्द कर दीजिएगा। और भी यहाँ पर इसी तरह के छात्र हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश, आपने भी सीजीएल एग्जाम क्रॉस किया था 2024 में? हाँ, 24 में मैंने भी क्वालिफाई किया था। और हमारी नियुक्ति कोर्ट के माध्यम से हुई थी। सरकार ने हमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी है। वो 1 साल मामला कोर्ट में चला लगभग, उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसके आधार पे सरकार ने हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग लेटर में पीछे लिखा हुआ है कि अगर जांच के दौरान जांच चलती रहेगी, सीआईडी को अगले 6 महीने में जांच रिपोर्ट जमा करना है। अगर जांच के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो गलत तरीके से आए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक सरकार पूरे एक ही बार में पूरे जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल कर दिया, ये कहाँ तक न्याय संगत है? रांची में जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुई थी। 1975 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग जनवरी 2026 में हुई थी। 2024 से यह मामला कोर्ट में था।
हाई कोर्ट का ऑर्डर एकदम क्लियर कट था, नौकरी उसी की जाएगी जो एसआईटी की जांच में दोषी पाया जाएगा। अब कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ आंदोलन के दबाव में पूरी परीक्षा को रद्द करना सही है। कर्मचारी कह रहे हैं कि दोषी हैं तो फांसी दे दो, लेकिन नौकरी वापस मत लो। सरकार से ऐलान करना चाहता हूं साहब, माननीय सीएम सर से, कि अगर प्रिंस राजपूत दोषी है तो आप उसको प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन ये कैसा न्याय है बताइए ना। ये 2000 लोग में 600 से 800 लोग ऐसे हैं जो दूसरे जगह से आए हैं, मतलब अन्य जगहों पे सेवाएं दी है। किन्हीं का ये पहला, किन्हीं का दूसरा, किन्हीं का तीसरा, किन्हीं का चौथा, किन्हीं का पांचवा, ये छठा जॉब था, क्योंकि लोग अपने गृह राज्य को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेवाएं दे रहे थे। लेकिन आप बताइए ना, ये कैसा न्याय है हम लोगों के साथ। और सीएम साहब का ये वक्तव्य था कि इरादे नेक और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो आपको सफलता मिल जाती है। तो हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था, और क्या ईमानदारी से प्रयास करने का ये फल मिलेगा हम लोगों को। अब बताइए कि आज हमारे साथ 2000 के साथ अगर 5-5 फैमिली मेंबर भी है तो 10,000, और उन बुजुर्ग माता पिताओं का क्या होगा। बहुत वो लोग विचलित हो चुके हैं। लेकिन हम आगे कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी नियुक्ति ही कोर्ट के आदेश से हुई थी, तो हम लोग कोर्ट की ओर जरूर से मूव करेंगे। और सीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि सर आप एक बार इसमें पुनः विचार कीजिए, उन छात्रों का क्या गलती है जो बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। अब बीजेपी ने सोरेन सरकार को फिर से टारगेट पर ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि सोरेन सरकार छात्रों के साथ साजिश कर रही है, छात्रों को फंसा रही है। अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी का सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा। जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। यही वजह है कि रांची के जंतर मंतर से छात्रों का तंबू नहीं हट रहा है। रांची में एक तरफ कर्मचारी हैं जो परीक्षा को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र हैं जो सरकार से रद्द होने वाली परीक्षाओं की पूरी लिस्ट मांग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करके रद्द होने वाले परीक्षाओं की जानकारी दे। सबसे मांग है कि ये रद्द कर देना केवल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब होगी जब आप जो सो मुख्य सरगना जो है परीक्षा माफिया है, जब उसको आप पकड़कर अंदर भेजने का काम करेंगे। और उसको आप कब पकड़िएगा? जब आप जो है सो एक बढ़िया जांच एजेंसी लाइएगा। तो हम लोगों को जो प्रस्ताव है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई इसलिए भी कि आपको पता होगा कि परीक्षा माफिया का केंद्र बिंदु केवल झारखंड नहीं है। परीक्षा माफिया जो सो पूरे भारत में फैला हुआ है। हो सकता है कि झारखंड में जो परीक्षा माफिया है उसका कनेक्शन यूपी से हो, उसका कनेक्शन गुजरात से हो। अगर हम सीआईडी को देते हैं तो सीआईडी का दायरा जो सो केवल झारखंड तक है, वो यूपी या महाराष्ट्र या बंगाल में जो सो नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीबीआई रहेगी तो उसका दायरा संपूर्ण भारत में है, वो कहीं भी जाकर के छापा मार सकती, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। और दूसरी बात है कि राज्य की जांच एजेंसियां पर हम लोगों को भरोसा भी नहीं जीत पाई है। रांची में सरकार ने 99% मांग मान ली है। अब बात 1% की हो रही है। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार और छात्रों के बीच पेंच फंसा हुआ है। रांची में सीएम सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। रांची में 20 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के कॉल को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बड़ा आसानी से कह दिया कि हमको समय दीजिए 60 दिन का, 90 दिन का, नहीं हुआ तो फिर आप आंदोलन करिएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट हुआ। मतलब बार बार हम लोग जो है यही धरना प्रदर्शन करते रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अगर इन्वॉल्व नहीं है, आपके लोग इन्वॉल्व नहीं है, सिस्टम अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी देने में दिक्कत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इंटर स्टेट माफिया लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश का माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व है। बहुत अच्छी बात है। तो इंटर स्टेट जांच कौन करेगा, मुझे ये बताइए। पटना के गर्दनी बाग में हजारों छात्रों का हुजूम जमा हो गया था। राजनीति के लिए जो तेजस्वी झारखंड के रांची नहीं पहुंच पाए, वो भी पहुंच गए। छात्रों ने पूरा माहौल टाइट कर दिया था। 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार के लिए जारी कर दिया था। लेकिन पटना में बीजेपी सरकार ने 32,000 से ज्यादा की भर्ती का नोटिफिकेशन निकालकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। लेकिन छात्र अभी भी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, घर लौटे नहीं हैं। आखिर अब मांग किस चीज की जा रही है? छात्र आंदोलन खत्म करके
घर कब और कैसे जाएंगे, देखिए रिपोर्ट। बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक, टीआरई 4 के लिए अधिसूचना जारी। सरकार ने अधिसूचना जारी की, गर्दनी बाग में खत्म होगा आंदोलन। बत्तीस 32,388 पदों पर अधिसूचना जारी, गर्दनी बाग से घर लौटेंगे छात्र। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री होश में आओ। पटना में छात्रों का महा आंदोलन, धरना प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में केवल और केवल छात्र। पटना में छात्रों के हाथों में बैनर, तख्तियां। पटना में टीआरई 4 के विज्ञापन के साथ साथ दूसरी परीक्षाओं में विज्ञापन जारी करने को लेकर जंतर मंतर शुरू हुआ। छात्रों के महा आंदोलन में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी आईं। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाथों में महात्मा गांधी की फोटो और छात्र बिहार में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। गर्दनी बाग के इस चौराहे पर देखिए, चारों ही रास्तों पर केवल और केवल छात्र नजर आ रहे थे। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ गया। छात्र आंदोलन के जरिए मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए। टीआरई 4 की परीक्षा चयन एकल परीक्षा के जरिए हो। लाइब्रेरियन की रिक्तियां भरी जाएं, एसआई और बाकी परीक्षाओं के लिए भर्तियां निकाली जाएं। छात्र लगातार बिहार सरकार और सीएम सम्राट चौधरी को चेतावनी दे रहे थे कि अभी तो यह केवल धरना है और अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अगले 24 घंटे में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने 32,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अपनी मांगों को लेकर छात्र अभी भी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। नोटिफिकेशन चाहिए था, ना कि पीटी और मेंस के साथ और ना ही निगेटिव मार्किंग के साथ। ये आज हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं तो निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया, इसके पहले बैठे तो पीटी मेंस जोड़ा गया। हर बार एक एक पैटर्न क्यों ऐड किया जा रहा है? पीटी मेंस से क्या परेशानी होगी? उस तरह की तैयारी नहीं है आप लोग? हम लोग को हर तरह का तैयारी है, लेकिन हम लोग 2.5 साल से जो एकल परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसका क्या समय का कोई? हम लोग एकल परीक्षा चाहते हैं, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है उस तरह से एकल परीक्षा चाहते हैं। और जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्टों पर मतलब जितना रिक्ति है वो सारा हम लोगों को चाहिए। हम लोग म्यूजिक से है, म्यूजिक 9, 10 में सीट 2 ही दिया गया है। अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग मांग कर रहे हैं और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो, इसका हम लोग आंदोलन में आए हैं गर्दनी बाग। और सरकार से हमारी निवेदन है कि आज 24 घंटा के अंदर हम लोगों को नोटिफिकेशन सभी विषयों के साथ दे दिया जाए। देखिए, अभी जानने को मिल रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि टीआरई 1, 2, 3 में एकल परीक्षा हुआ था और सुनने में आ रहा है कि 1/3 नेगेटिव भी देंगे। हम लोगों को ये सब चीज नहीं, हम लोग को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा जैसे पिछली बहालियों में हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं है। और सभी सब्जेक्ट में रिक्तियों की संख्या बहुत बढ़नी चाहिए। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें या तो रिक्तियां ना के बराबर है या तो 0 है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिक्तियों की संख्या बढ़े। हमारा बीते सोमवार से छात्रों का यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन छात्र नेताओं की प्लानिंग काफी लंबी थी। छात्रों की संख्या को देखकर साफ साफ लग रहा था कि छात्र अपनी मांग को लेकर आर पार के मूड में थे। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची के बाद अब अगला जंतर मंतर पटना का गर्दनी बाग बनता दिख रहा था। पटना में छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर मांगों को 24 घंटे के अंदर सकारात्मक रूप से नहीं माना गया तो फिर धरना और आमरण अनशन के साथ साथ
शिक्षा मंत्री और सीएम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा। आप लोगों के प्रदर्शन के पहले ही दिन सरकार ने जो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। क्या ये आंदोलन, ये धरना आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों की मांग है TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी है, लेकिन अभी तक एकल परीक्षा की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। अगर वो एक परीक्षा नहीं करा सकते तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि क्या पैटर्न होगा परीक्षा का नहीं होगा ये शिक्षा विभाग भी तय करता है। और बीपीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं कि पीटी मेंस लेंगे तो पेपर लीक रुक जाएगा, तो 66वीं 67वीं 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें कैसे पेपर लीक हो गया? और अगर अभी पीटी मेंस कराने के बाद भी पेपर लीक होता है TRE 4 में, तो क्या बीपीएससी के अधिकारी 5-5 हजार रुपया सभी अभ्यर्थी को देंगे हर्जाना जुर्माना के तौर पे? नहीं तो फिर कैसे ये लागू कर रहे हैं? कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। TRE 5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। TRE 5 से कोई दिक्कत नहीं है। STET की जो परीक्षा की मांग आप लोग कर रहे थे, वो परीक्षार्थी भी अपीयरिंग जो है इसमें शामिल हो सकेंगे? अच्छी बात है, अपीयरिंग में शामिल करें, जिसको करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि TRE 1, 2, 3 में बहुत फर्जीवाड़ा। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए बिहार सरकार और सम्राट चौधरी ने छात्रों की बातें मान ली और बिहार सरकार ने TRE 4 का नया विज्ञापन जारी कर दिया। बिहार सरकार का यह वही विज्ञापन है जिसमें 32,388 पदों के लिए नई बहाली निकाली गई है। प्राथमिक विद्यालय के पदों के लिए 3,847 पद, मध्य विद्यालय के लिए 8,563 पद, माध्यमिक विद्यालय के लिए 3,877 पद, उच्च माध्यमिक के लिए 16,101 पद पर बहाली निकाली गई है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों की मांग को मानकर उनको बहुत बड़ी खुशी दी है। सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की प्रक्रियाओं को रखा गया है चयन के लिए, जिसका विरोध अभी भी छात्र अपने आंदोलन के जरिए कर रहे हैं। छात्र इस बार TRE 4 के लिए केवल एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों को आंदोलन की जगह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक तो बीपीएससी ने लगभग ये जारी कर दिया है कि हर परीक्षाओं में 2 परीक्षा होगी, और उसमें सीधा सीधा ये जारी किया है कि हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे, और ये सामान्य प्रशासन और बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा मंत्रालय का इससे कोई लेना देना ही नहीं।